गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग मेटल कटिंग टॉपिक में लास्ट लेक्चर 10 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी सीरीज में लेक्चर सीरीज 11 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल कटिंग में टूल फेल्योर के बारे में डिस्कस किया था। दैट मीन्स टूल हमारा फेल्योर या वियर होता था तो कितने टाइप से होता था और उसके क्या क्या रीजन होते थे, तो उसको हम लोगों ने डियर दो टाइप से डिस्कस किया था। हम लोगों ने टूल वियर को डिस्कस किया था फ्लैंक वियर एंड क्रेटर वियर के रूप में। फ्लैंक वियर एंड क्रेटर वियर। अब इन दोनों वियर को हमने आपको डिस्कस किया था डियर कि फ्लैंक वियर टूल की फ्लैंक फेस पे आपका होता है ड्यू टू एब्रेशन, एंड क्रेटर वियर आपका टूल की रैक फेस पे होता है, और इसके रीजन भी हमने आपको बताए थे और वियर मैकेनिज्म भी हमने आपको डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों जो वियर हमारे थे, इसके बाद ये जो टूल हमारा होता है, देखिए किसी भी टूल से अगर हम मेटल की कटिंग करेंगे, सपोज करिए कि हमारी मेटल की कटिंग हो रही है, ये हमारा हो गया टूल। अब किसी भी टूल से माय डियर अगर हम मेटल की कटिंग करेंगे तो मेटल तो कट होगा, लेकिन साथ में टूल बिल्कुल घिसावट आएगी टूल में, यानी कि टूल धीरे धीरे वियर होगा। अब धीरे धीरे वियर होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यह टूल इस मेटल को कट करने में असमर्थ हो जाएगा, मतलब इसकी कटिंग एबिलिटी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो हम दोबारा क्या करेंगे, इस टूल को वापस ले जाएंगे ग्राइंडर मशीन पर और वहां पर हम उसको रीग्राइंड करेंगे। रीग्राइंड करके उसकी कटिंग एज को शार्प करेंगे। देन आफ्टर फिर उसे ले आकर यहाँ पे मेटल कट करने के लिए यूज करेंगे। तो उस समय हमारा क्या डियर कि एक टूल हमारा जितनी देर तक सेफली वर्क करता है उसी को हम लोग टूल लाइफ कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे डियर, आगे का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टूल लाइफ। लेकिन अभी हमारा क्या था, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फेल्योर के बारे में पढ़ा था, टूल वियर, फ्लैंक वियर एंड क्रेटर वियर के बारे में पढ़ा था। तो इस पे थोड़ा सा हम ये आपको बता दे रहे हैं कि जो फेल्योर हमारा होता था, जो फेल्योर होता था वो हमारा उसका इंडिकेशन मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उस पे आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डियर, अपने इंडिकेशन ऑफ टूल फेल्योर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर हमारा क्या होता था, देखिए फर्स्ट इंडिकेशन की बात करेंगे तो जो टूल हमारा फेल्योर होता था, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ टूल नोज। देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि टूल हमारा फेल्योर हो गया है, हमें इंडिकेशन भी तो मिलना चाहिए कि हाँ ये टूल फेल्योर हो गया है। अब इस टूल को हम क्या करेंगे, रीग्राइंड के लिए भेजेंगे। तो उसके लिए क्या है डियर कि ये जो टूल हमारा है, देखिए ये जो टूल हमारा है, अगर आप ऐसे देखेंगे, ऐसे अगर आप देखेंगे तो यही टूल की एज हो गई, और इसे नोज आप देखेंगे तो ये आपकी इस तरीके से नोज रेडियस बनती है। तो यह नोज रेडियस कंप्लीटली अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो वह भी हमें इंडिकेट करेगा टूल। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस इन वेट ऑफ टूल ड्यू टू वियर। वियर का मतलब फ्रिक्शन वियर के कारण या एब्रेशन वियर के कारण टूल हमारा धीरे धीरे घिसता हुआ क्या हो जाए, यह इस तरीके से हो जाए। देखिए डियर टूल घिसते हुए हमारा क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, देखिएगा। अब यहां से क्या है, इतना मटेरियल घिसकर हमारे टूल का रिमूव हो चुका है, तो यह टूल वेट में हल्का होता चला जा रहा है। जब टूल का मटेरियल घिसकर चिप के साथ बाहर जाएगा तो उसका क्या होगा, वेट डिक्रीज होने लगेगा। तो उससे भी हम फाइंड कर लेंगे कि टूल में वियर आ चुका है। तो लॉस इन वेट ऑफ टूल ड्यू टू वियर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा डियर, लार्ज साइज ऑफ फ्लैंक वियर। अब ये जो हमारा फ्लैंक है, फ्लैंक हमारा कौन सा होगा डियर, जैसे ये टूल हो गया। अब इस टूल पे ये वाली सरफेस पे जो ज्यादा वियर आएगा, लार्ज आएगा, तो ये टूल ऐसे हो जाएगा, फिर ये टूल हमारा ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे हो गया तो देखिए ये ऐसे हो गया, तो इसकी जो फ्लैंक फेस पे बहुत ज्यादा वियर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे लार्ज वियर। और कहां पे हो रहा है डियर, ये फ्लैंक फेस पे हो रहा है।
और हम ये जानते हैं कि फ्लैंक वियर को मेजर करने के लिए इस टूल की विड्थ को यूज करते हैं और क्रेटर वियर को मेजर करने के लिए डेप्थ को यूज करते हैं, डेप्थ ऑफ वियर, और डेप्थ ऑफ वियर मेजर करना हमारे लिए टफ होता है। इसीलिए मैनुअली हम लोग टूल लाइफ को फाइंड करने के लिए फ्लैंक वियर का यूज करते हैं। तो यहीं पे हम देखेंगे कि जब लार्ज वियर होता है तब इस टूल को हम चेंज करते हैं या रीग्राइंड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं क्रेटर वियर। क्रेटर वियर भी हम लोग देखते हैं जो हमारा किस पे होगा, टूल की रैक फेस पे होगा और सरफेस फिनिश डिक्रीज। अगर डियर देखो जो मशीनिंग हम लोग कर रहे हैं, सपोज करिए ये हमारी वर्क पीस है, अब इस पे हम मशीनिंग कर रहे हैं। देखिए क्या होगा डियर, मान लीजिए ये हम मशीनिंग कर रहे थे, अब ये वाली जो सरफेस हमें मिल रही थी डियर, इसकी मशीनिंग सरफेस हमारी क्या हो जाए, पुअर सरफेस फिनिश मिलने लगे। पुअर सरफेस फिनिश जब हमें मिलने लगेगी तो हम ये समझ जाएंगे डियर कि टूल की कटिंग एज डल हो गई है, मतलब उसकी कटिंग एज की शार्पनेस खत्म हो गई है या कम हो गई है, जिस वजह से इसकी सरफेस फिनिश पुअर मिलने लगी। तो जब हमारे मेटल की सरफेस फिनिश पुअर मिलने लगे तब भी हम समझ जाएंगे कि टूल फेल्योर हो चुका है या फेल्योर होने के पास आ चुका है। तो यह भी एक इंडिकेशन होगा पहचानने का टूल कैसे फेल हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, कटिंग फोर्स एंड पावर कंजप्शन इंक्रीज। अब सपोज करो कि जो हम पावर फोर्स और कटिंग फोर्स लगाकर इसको मेटल को कट कर रहे थे, जब इसकी टूल की कटिंग एज डल होगी तो ज़्यादा कटिंग फोर्स और पावर फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा। तो जब कटिंग फोर्स और पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि टूल आपका फेल्योर हो रहा है। तो यह भी एक इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर एबनॉर्मल साउंड। अब देखो जब कटिंग कर रहे हैं, अगर टूल की शार्प कटिंग एज है तो उसमें एक कांस्टेंट साउंड की आवाज आएगी, लेकिन जब उसकी एज डल हो जाएगी तो उसमें एबनॉर्मल मतलब कुछ अलग तरीके के साउंड आने लगेंगे। वो हमारा एक पहचान हो जाएगा टूल के वियर के लिए, एबनॉर्मल साउंड एंड टूल वाइब्रेशंस, और टूल हमारा क्या होगा, वाइब्रेट करना। तो ये सारे हमारे क्या थे डियर, पहचानने के मेथड थे कि टूल हमारा कैसे वियर होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि टूल हमारा वियर हो चुका है या फेल हो। अब इसके लिए हमने आपको बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ वियर हमारा क्या था, वो हमारा था एडहेशन वियर, एब्रेशन वियर, फटीग वियर। ये सारे वियर मैंने आपको डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे डियर, अब आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने चल रहे हैं, टूल लाइफ। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं टूल लाइफ। जो हमारा टूल होता है डियर, उसका जीवन काल हम लोग देखेंगे कि कितना होता है हमारे टूल का जीवन काल। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, हमें कोई भी कंपनी एक टूल अगर बना के देती है तो उस पर वह कटिंग एज जनरेट करके देती है। हम सीधे टूल परचेज करते हैं और मशीनिंग करना शुरू कर देते। अब आप सपोज करो कि एक टूल हमने परचेज किया, वन टूल, आई हैव परचेज वन टूल। अब इस वन टूल से हमने मशीनिंग करना शुरू कर दिया, मशीनिंग करते करते एक ऐसा टाइम आया कि इस टूल की कटिंग एज हमारी क्या हो गई, डल कटिंग एज हो गई। डल कटिंग एज का मतलब क्या होगा डियर, कि उस कटिंग टूल की एज घिसते घिसते मोटी हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं डल कटिंग एज। तब हम क्या करेंगे, पावर फोर्स भी ज्यादा लगने लगेगी, सरफेस फिनिश भी अच्छी नहीं मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे डियर, इस टूल को उठाएंगे और ग्राइंडर मशीन पे ले जाएंगे, दोबारा हम उसको क्या करेंगे, रीग्राइंड करेंगे। अब रीग्राइंड कर दिए तो इसकी जो कटिंग एज थी वो हमारी क्या हो जाएगी डियर, फिर से शार्प कटिंग एज हो जाएगी, जिस तरह से कंपनी हमें बनाकर दी थी। अब इसके बाद फिर इस टूल से हम मशीनिंग करना शुरू कर देंगे। अब कुछ देर तक मशीनिंग होगा, कुछ घंटों तक होगा, कुछ दिनों तक होगा, और या जो भी हो जाए, जितने टाइम तक हो जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से यह टूल हमारा क्या हो जाएगा, इसकी कटिंग एज डल हो जाएगी। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जब कटिंग एज डल हो जाएगी तो फिर से हम टूल को क्या करेंगे डियर, रीग्राइंड करेंगे, और रीग्राइंड करके
फिर यूज में लेंगे, दोबारा फिर कटिंग एज डल होगी तो फिर से रीग्राइंड करेंगे। इस तरीके से जब तक टूल फाइनली फेल्योर ना हो जाए तब तक हम उस टूल पे रीग्राइंड कर करके उसको यूज करते रहे। अब आप समझिए डियर कि टूल लाइफ क्या हुई, कि मतलब एक बार हमने टूल परचेज कर लिया तो जब तक यह टूल फाइनली खराब ना हो जाए, क्या तब तक के जीवन काल को हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के टूल लाइफ को पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है माय डियर। टूल लाइफ हमारी क्या होती है, 2 सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच के टाइम को ही हम लोग टूल लाइफ कहते हैं। इसका मतलब सबसे सिंपल ये है कि एक बार हमने रीग्राइंड कर दिया, फिर उसके बाद जितना नंबर आप कंपोनेंट की यहाँ पे मशीनिंग होगी, जितने नंबर आप कंपोनेंट की यहाँ पे मशीनिंग होगी, मशीनिंग होने के बाद जब दोबारा टूल हमारा रीग्राइंड होगा तो इन दोनों के बीच जितनी देर तक यह टूल हमारा क्या करेगा, मशीनिंग करेगा, उसी को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, टूल लाइफ। मतलब किसी भी टूल का वह टूल लाइफ होता है जब उसके 2 सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच के मेटल रिमूविंग टाइम को हम लोग टेकन करें। तो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टूल लाइफ क्या होता है। अब अगर हम 2 सक्सेसिव रीग्राइंड की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे कि सर जब हम कंपनी से टूल को परचेज करते हैं उसके बाद जब हमारा टूल मेटल कटिंग होने के बाद रीग्राइंड होता है तो ये इसको भी हम लोग टूल लाइफ कंसीडर करेंगे डियर। यह भी आपकी टूल लाइफ होगी, यह टूल लाइफ इसके बराबर होगी। इसके बाद भी अगर दोबारा रीग्राइंड होगा तो सारी रीग्राइंड के बीच का टूल लाइफ आपका लगभग इक्वल हो। ये आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। बेसिकली टूल लाइफ आपका क्या होता है डियर, देखिए टूल लाइफ इज ए, अगर हम बात करें टूल लाइफ का तो देखिए the time of machining of tool between 2 successive रीग्राइंड। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा डियर कि अगर 2 सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच के समय को हम लोग टूल जीवन काल या टूल लाइफ कहते हैं तो उसमें तो यह भी हो सकता है, सपोज करो उसमें तो यह भी हो सकता है लाइक दैट कि एक बार हमने यहाँ पे रीग्राइंड किया, एक बार यहाँ पे हमने रीग्राइंड किया, फिर इसके बाद दोबारा यहाँ पे हमने रीग्राइंड किया। अब आप समझिएगा डियर, यहां पर रीग्राइंड किया लेकिन इस टूल से हमने 8 घंटे तक मशीनिंग की, 8 घंटे तक मशीनिंग की, लेकिन बीच में 3 बार हम रुके और कितने कितने घंटे के लिए, 1 घंटे 1 घंटे और 1 मतलब एक घंटे का हम ब्रेक लेकर 8 घंटे की मशीनिंग की। अब यहां पे देखो डियर, एक्चुअल टूल 8 घंटे तक कटिंग किया था लेकिन बीच में हम एक घंटे का रेस्ट लिए थे। इसका मतलब अगर हम टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम जो कंज्यूम हो रहा है 8 + 3 11 घंटे कंज्यूम हो रहा है। लेकिन वह टूल जो हमारा है, देखो एक रीग्राइंड से दूसरे रीग्राइंड के बीच में 11 घंटे लग रहा है डियर, लेकिन क्या यह 11 घंटे इस टूल का टूल जीवन काल होगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल का जितना देर तक टूल हमारा मेटल के साथ कांटेक्ट में रहकर कटिंग करेगा वही हमारा टूल लाइफ। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एक्चुअल का तो 8 घंटे ही मशीनिंग किया है, बाकी का 3 घंटे तो हमने रेस्ट दिया था लेबर को या इंजीनियर को या मशीन को। तो रेस्ट टाइम इज नॉट कंसीडर्ड इन टूल लाइफ। इसे आपको नोट पॉइंट करके लिख लेना है। नोट पॉइंट आपका क्या होगा, रेस्ट टाइम इज नॉट कंसीडर्ड, रेस्ट टाइम इज नॉट कंसीडर्ड इन टूल लाइफ। ओनली वर्किंग टाइम इज आर कंसीडर्ड, ओनली वर्किंग टाइम आर कंसीडर्ड। तो ये हमारा होता है डियर टूल। अब आइए इसके यूनिट की बात कर लेते हैं।
एक सिंपल सा टूल लाइफ तो हम लोग समझ गए कि टूल लाइफ हमारा क्या है। टूल लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल, एज द टाइम इंटरवल फॉर विच द टूल वर्क्स सेटिस्फैक्ट्री बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड या शार्पनिंग। दो रिग्राइंड या दो शार्पनिंग के बीच के सक्सेसिव टाइम को हम लोग टूल लाइफ कंसीडर। अब आइए इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ टूल लाइफ, यूनिट ऑफ टूल लाइफ। तो देखिए डियर हमारा क्या होता है, दो सक्सेसिव रिग्राइंड के बीच में जितना टाइम लग रहा है, अगर सपोज करो एक्चुअल का 0.1 बात कर रहे हैं, मान लो एक्चुअल की अगर हम टाइम की बात करें तो एक टूल हमने लिया, एक बार रिग्राइंड करके शार्प कर लिया उसकी एज को, फिर मशीनिंग किया। मान लो कि वह टूल हमारा लगातार 10 घंटे या 50 घंटे 100 घंटे या 10 दिन जितना भी देर तक चला, एक्चुअल का जितना हमारा मशीनिंग टाइम होगा, तो वो हमारा हो गया पहला। इसका जो यूनिट होगा वो हमारा होगा या तो आवर्स में या फिर डेज में या फिर मंथ में। हम लोग इसको कन्वर्ट करके बता देंगे कि एक टूल हमारा इतने घंटे तक मशीनिंग किया, इसका मतलब इसका टूल लाइफ हमारा इतने घंटे होगा या इतने डेज होगा या इतने ईयर होगा। अब चाहे आवर में कन्वर्ट कर लें, चाहे डेज में, चाहे ईयर में, मतलब ये हमारा पहली यूनिट हो गई टूल लाइफ की। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं डियर। सपोज करो दूसरी यूनिट की बात कर लेते हैं। पहली यूनिट तो हमारी ये हो गई कि एक टूल हमने लिया, अब उससे हमने क्या किया, जितने घंटे तक मशीनिंग हुई उसको हम। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी यूनिट जो होती है वो होती है नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब ये होता है डियर कि देखो एक टूल हमने लिया, उस टूल से मान लो कि ये वर्क पीस था, अब इसकी मशीनिंग करके हमें इस साइज का बनाना था, ये हमारा बन गया। फिर इसी तरीके का दूसरा वर्क पीस लिया, फिर उसको हमने मशीनिंग किया इस टाइप का। इस तरीके के हमने 50 कंपोनेंट की मशीनिंग की और एक टूल से हमने 50 कंपोनेंट की मशीनिंग की। उसके बाद वह टूल फेल हो गया, फिर दोबारा उस टूल को हम क्या करेंगे, शार्प करेंगे, और शार्प करके फिर से हम मशीनिंग करेंगे, तो फिर से वह टूल हमारा 50 कंपोनेंट की मशीनिंग करेगा। लेकिन ध्यान रहे हम केवल इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि जब यह डेप्थ ऑफ कट और लेंथ सभी वर्क पीस की कांस्टेंट है, तब इसने 50 वर्क पीस की मशीनिंग। अब आप क्या कहेंगे कि एक टूल दो सक्सेसिव रिग्राइंड के बीच कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट की मशीनिंग किया, तो 50 नंबर ऑफ कंपोनेंट की मशीनिंग किया। तो दूसरी यूनिट हम यहाँ पे या तो 50 नंबर ऑफ कंपोनेंट लिख सकते हैं, तो ये हमारी एक दूसरी यूनिट होती है। हम चाहे तो डियर इसमें टाइम के साथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट लिख दें, चाहे तो टाइम लिख दे। टाइम का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो इसको मशीनिंग करने के लिए, एक पीस को मशीनिंग करने के लिए हम मान लेते हैं 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो अब 50 कंपोनेंट थे तो हम 50 कंपोनेंट में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 500 मिनट टूल लाइफ आ जाएगी। तो हम चाहे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट में इसको रिप्रेजेंट करें, चाहे तो टाइम मिनट सेकेंड या आवर्स में इसको रिप्रेजेंट। लेकिन दूसरी यूनिट यह भी होती है नंबर ऑफ कंपोनेंट। चलिए थर्ड यूनिट बात कर लेते हैं टूल लाइफ का। जो टूल लाइफ का थर्ड यूनिट होगा वह होता है वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल। आइए देख लेते हैं। देखिए थर्ड यूनिट जो हमारी होगी डियर, वो होती है वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल। इसका मतलब ये हुआ, चलिए इन दोनों को रिमूव करते हैं। देखिए तो आपको मालूम हो गया है, अब इन दोनों को रिमूव करते हैं। रिमूव वॉल्यूम, थर्ड यूनिट हमारी क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल। इसका मतलब ये हुआ डियर कि देखो सपोज करो कि आपके पास बहुत हैवी साइज का वर्क पीस था, आप मान लो ऐसा वर्क पीस था,
ये वर्कपीस था। अब इसकी कुछ थिकनेस भी आपने मान लिया। अब इस वर्कपीस में करना क्या था डियर, इस वर्कपीस में करना यह था कि इसकी इतनी विड्थ को इस डेप्थ तक काटना था, इस डेप्थ तक काटना था। मतलब ये हमारे लिए अनवांटेड मटेरियल, ये हमारे लिए अनवांटेड मटेरियल हो गया। अब इस हैवी साइज के वर्कपीस को जब हमें कट करना था तो हमने पहले एक टूल लिया, हमने क्या किया, कुछ डेप्थ ऑफ कट और इतनी विड्थ ऑफ कट लिया और यहाँ तक हमने कटिंग किया, फिर दोबारा इतनी विड्थ लिया, फिर यहाँ तक कटिंग किया, फिर तीसरी बार यहाँ तक कटिंग किया, फिर यहाँ तक कटिंग किया। लेकिन इस मटेरियल का साइज इतना ज़्यादा था कि एक बार हमने टूल को रिग्राइंड किया था, तो उसके बाद यहाँ से जब कटिंग स्टार्ट किया तो वह टूल यहाँ तक कटिंग होते होते उसकी एज डल हो गई। फिर हम दोबारा उस टूल को ले जाएंगे, रिग्राइंड करेंगे और रिग्राइंड करके फिर से ले आकर यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग हुई, फिर उसकी एज हमारी यहाँ पे डल हो गई, फिर हम उसे ले जाएंगे, रिमूव करें, रिग्राइंड करेंगे, रिग्राइंड करके ले आएंगे, तो उसके बाद ये हमारा इस तरीके से मशीनिंग कर देगा पूरा। अब आपने देखा डियर, अगर लार्ज साइज के वर्कपीस की मशीनिंग करनी है तो हम चाहे तो उसको भी एक बार कटिंग टूल को यहाँ पे लगाया और यहाँ पे उसकी एज डल हो गई, तो चाहे तो इन दोनों के बीच के टाइम को हम लोग मिनट, आवर या डेज में रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन थर्ड मेथड ये है कि एक सक्सेसिव रिग्राइंड के बीच, मतलब दो सक्सेसिव रिग्राइंड के बीच में यह जितना मटेरियल वॉल्यूम हमारा रिमूव हुआ है यह भी हमारा टूल लाइफ कहलाता है। तो ये आपको केवल समझाने के लिए हमने बताया, अदरवाइज टूल लाइफ हम केवल आवर्स या डेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी हम चाहें तो इस वॉल्यूम को रिमूव करने के लिए यहाँ से यहाँ तक दो सक्सेसिव रिग्राइंड हो गई, दोनों के बीच के टाइम को ही हम दिखा देंगे, वही हमारा टूल लाइफ हो गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा भी आ जाए, टाइम ना दिया रहे, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल दिया रहे, यूनिट ऑफ टूल लाइफ की, तो आप कहोगे कि सर ये क्या होता है, तो उसके लिए ये हमने आपको बता दिया। तो थर्ड यूनिट आपकी क्या होती है, कितना वॉल्यूम आपका मटेरियल रिमूव किया है सेफली टूल हमारा दो सक्सेसिव रिग्राइंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ टूल लाइफ, वही जो चीज मैंने आपको बताई, टूल लाइफ को एक्सप्रेस करने के क्या क्या वे हैं। फर्स्ट आप देखिए, एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्योर, मतलब दो सक्सेसिव रिग्राइंड के बीच का एक्चुअल टाइम। नेक्स्ट आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड, ये जो भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन क्या होगा टूल लाइफ का, दो सक्सेसिव रिग्राइंड के बीच में जितना वॉल्यूम हम रिमूव कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन टूल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हैवी स्टॉक ऑफ रिमूवल, जब वर्कपीस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो तो उस समय हम इसको यूज करेंगे, इस यूनिट को। आगे बात करते हैं थर्ड, नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड, जब हमें क्या है कि हमने एक पीस की मशीनिंग की, दूसरे पीस की एक, मतलब दो सक्सेसिव रिग्राइंड के बीच में हमने 50 कंपोनेंट की मशीनिंग की, 100 कंपोनेंट की मशीनिंग की, ये हमारे क्या होंगे, टूल लाइफ। और ये हमारे किसके लिए होंगे, दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन टूल ऑपरेट कॉन्टिन्यूअसली लाइक दैट ऑटोमेटिक मशीनिंग, जब टूल लगातार हमारा क्या हो, वर्क कर रहा हो, तब हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कटिंग स्पीड फॉर ए गिवन टाइम एंड लेंथ ऑफ द वर्कपीस इज मशीन्ड, ये तो आपका दिया ही रहेगा, ये डेटा आपका रहना जरूरी है। आगे बात करते हैं डियर, टूल लाइफ के लिए कुछ एक्सप्रेशन है, टूल लाइफ के लिए कुछ एक्सप्रेशन है। यूनिट तो हमने आपको बता ही दिया, यूनिट ऑफ टूल लाइफ आपका या तो मिनट या आवर्स होगा, या नंबर ऑफ मशीनिंग कंपोनेंट होगा, या वॉल्यूम रिप्लेस। लेकिन इसके लिए देखो, टूल लाइफ को समझने के लिए एक साइंटिस्ट ने इसका एक्सप्रेशन दिया जिसे हम लोगों ने समझा। देखिए, टूल लाइफ के लिए एक साइंटिस्ट थे टेलर्स, टेलर्स ने टूल लाइफ एक्सप्रेशन को दिया, तो वहां से हम लोग पढ़ेंगे टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इक्वेशन है। अब इसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। टूल लाइफ इक्वेशन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन पढ़ेंगे, और कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करेंगे टूल लाइफ को, और टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले समझिएगा, टूल लाइफ इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रीग्राइंड। दो सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच के टाइम को हम लोग टूल लाइफ कहते हैं। विच इज, यानी कि टूल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लैंक वियर, दैट मीन्स टूल लाइफ इज 1/cot अल्फा वेयर अल्फा इज द रैक एंगल। ये सब मान लो कभी आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तो उसके लिए हमने आपको दे दिया है। लाइक दैट टूल लाइफ यानी टी प्रोपोर्शनल tan अल्फा इज इक्वल टू 1/cot अल्फा होता है, वेयर अल्फा बराबर रैक एंगल के होता है। अगर टूल लाइफ आपकी दो टूल अलग अलग हो जाए, एक की टूल लाइफ आपकी T1 हो जाए, दूसरे की T2 हो जाए, तो उनका जो रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा tan अल्फा 1/tan अल्फा 2 वेयर अल्फा इज द रैक एंगल ऑफ टूल। तो ये आपका एक सिंपल सा फार्मूला था, बस आपको केवल याद रखना है। इस एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अदरवाइज आगे हम बढ़ते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर होंगे जो इसकी टूल लाइफ को प्रभावित करेंगे, इसकी टूल लाइफ को इफेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डियर, फैक्टर अफेक्टेड ऑफ टूल लाइफ। मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल आप सपोज करिए कि एक टूल हमने लिया, अब मान लीजिए कि उस टूल से हमने 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से मशीनिंग किया, मतलब ये हमारा क्या दिया है, कटिंग स्पीड दिया है। अब 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से हमने मशीनिंग किया, तो उस टूल की टूल लाइफ हो गई 10 आवर्स। वह टूल हमारा 10 आवर तक चला, 11वें आवर में दोबारा रीग्राइंड हमें करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर इसकी कटिंग स्पीड को हम बढ़ा दिए, मान लो हमने 5 की बजाय क्या कर दिया, 10 मीटर पर मिनट हमने कर दिया, कटिंग स्पीड हमने इसकी बढ़ा दी, जस्ट डबल कर दी, तो क्या अभी भी टूल 10 घंटे बाद ही रीग्राइंड होगा? ऐसा नहीं है माय डियर। जब हम कटिंग स्पीड बढ़ा दिए तो अब आपका टूल क्या होगा, 10 घंटे की बजाय देखो कटिंग स्पीड डबल कर दिए तो टूल लाइफ आपकी आधी हो गई। 5 घंटे बाद ही वह टूल रीग्राइंड होने लगेगा। और कटिंग स्पीड बढ़ा देंगे तो और ज्यादा, हमारा मान लो 20 मीटर पर मिनट हमने कटिंग स्पीड कर दी, तो टूल लाइफ आपकी 2.5 आवर हो गई। मतलब जितना कटिंग स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे टूल लाइफ क्या होगा, डिक्रीज होती जाए। इस चीज को आपको समझना है। अब दूसरी बात करते हैं, इसका मतलब क्या था डियर, कि अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टूल लाइफ की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा कटिंग स्पीड, वह टूल लाइफ को अफेक्टेड करेगा। अगर कटिंग स्पीड घटाएंगे तो टूल लाइफ बढ़ेगी, और कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ घटेगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं टूल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग। अब आइए डेप्थ ऑफ कट एंड फीड की बात कर लेते हैं। तो होगा क्या डियर, देखो मान लो ये वर्क पीस अब अगर हम इतनी डेप्थ ऑफ कट की कटिंग कर रहे थे, तो टूल को कम फोर्स लगाना पड़ रहा था, जिससे टूल की लाइफ ज्यादा थी। लेकिन डेप्थ ऑफ कट अगर हम सिंगल कट में बढ़ा दिए, सिंगल कट में हम इतना डेप्थ ऑफ कट लेना शुरू कर दिए, अब आपका क्या होगा, अब आपके टूल पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो टूल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब उसकी टूल लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करेंगे तो टूल लाइफ डिक्रीज होगा, और डेप्थ ऑफ कट को डिक्रीज करेंगे तो लाइफ इंक्रीज, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर विड्थ ऑफ कट या फीड की बात करें, अगर विड्थ ऑफ कट मान लो हमने पहले कट में इतना लिया था, अगर दूसरी बार हम इतने सिंगल कट में इतनी चौड़ाई ले लें, यानी कि फीड बढ़ा दें, तो वही है टूल को ज्यादा कटिंग फोर्स लगाना पड़ेगा मेटल को रिमूव करने के लिए, तो टूल की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हमें यह भी कॉन्सेप्ट पता चल गया डियर कि टूल लाइफ आपका कटिंग इस, देखो टूल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग स्पीड, कॉमा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीड, कॉमा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ कट, मतलब टूल लाइफ आपका डेप्थ ऑफ कट पे भी प्रभावित होगा, फीड पर भी और कटिंग स्पीड पर भी इफेक्टिव होगा। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टूल लाइफ, फर्स्ट आपका क्या होगा, कटिंग वेलोसिटी पर टूल लाइफ आपकी अफेक्टेड होगी, फीड पर अफेक्टेड होगी, डेप्थ ऑफ कट पर अफेक्टेड। अब एक मोस्ट अच्छा हाँ, नोज रेडियस पर भी आपकी टूल लाइफ अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट आप देखिए नोज रेडियस, मान लीजिए कि अगर शार्प एज है तो इसकी टूल लाइफ कम होगी, लेकिन अब इसका नोज रेडियस हमने ये बना दिया, अब इसकी टूल लाइफ ज्यादा होगी, इसका नोज रेडियस हमने ये बना दिया, टूल लाइफ ज्यादा होगी। अब नोज रेडियस कहां से कहां तक बढ़ाएंगे, 0 से 5 mm तक नोज रेडियस बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ आपकी बढ़ेगी। ऑप्टिमम वैल्यू तक की बात हो रही है, ऑप्टिमम वैल्यू 0 से 5 mm तक। इसका मतलब नोज रेडियस भी टूल लाइफ को प्रभावित करता है। नोज रेडियस कम होगा तो टूल लाइफ कम होगी और नोज रेडियस ज्यादा होगा तो टूल लाइफ। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी देखिए केवल इतने पॉइंट पर ही बात करते हैं, जो क्वेश्चन कई बार आया है, क्वेश्चन आपका आया है, आपका क्वेश्चन आया है फैक्टर, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टूल लाइफ, टूल लाइफ given below these factor। जो नीचे फैक्टर दिए गए हैं उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए कि सबसे ज्यादा टूल लाइफ किससे प्रभावित होगी, उससे कम किससे प्रभावित होगी, उससे कम किससे प्रभावित होगी। तो फैक्टर आपके कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, मान लो दे दिया गया फीड, डेप्थ ऑफ कट, कॉमा कटिंग स्पीड एंड नोज रेडियस। अब यहां पे क्या है डियर, 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी। अब इन 4 ऑप्शन में फर्स्ट पे आपका क्या दे दिया, सबसे पहले दे दिया फीड, फिर इसके बाद कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड, अगली बार कटिंग स्पीड को हम सीबी लिखेंगे, फिर इसके बाद डेप्थ ऑफ कट टी, फिर इसके बाद नोज रेडियस एन। अब हम शॉर्टकट में यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या दे दिया डियर, नेक्स्ट आपका दे दिया कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, कॉमा फीड एंड नोज रेडियस। नेक्स्ट आपका दे दिया कटिंग स्पीड, कॉमा फीड, कॉमा डेप्थ ऑफ कट, कॉमा नोज रेडियस। और नेक्स्ट आपका दे दिया कटिंग स्पीड, कॉमा फीड, कॉमा नोज रेडियस, कॉमा डेप्थ ऑफ कट। अब यहां से समझना है डियर, आपको ये समझना है कि सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर अफेक्ट करता है तो वह कटिंग स्पीड पर टूल लाइफ, कटिंग स्पीड से कम अगर कोई चीज टूल को अफेक्टेड करती है तो वह होती है फीड, क्योंकि फीड और कटिंग स्पीड लगभग सिमिलर होती हैं, बट फीड आपका मीटर पर मिनट में होता है, सॉरी फीड कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में होता है और फीड आपका 1 रिवोल्यूशन में जितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। अब फीड के बाद नेक्स्ट आपका होता है डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट के बाद आपका होता है नोज रेडियस। इसका मतलब सबसे ज्यादा कटिंग स्पीड किससे अफेक्टेड होती है, कटिंग स्पीड। सेकेंड पोजीशन पे फीड, थर्ड पोजीशन पे डेप्थ ऑफ कट, फोर्थ पोजीशन पे नोज रेडियस। यह क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, यह क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है, एसएससी में भी कई बार आया हुआ है, यूपी आरबीएनएल, यूपी ट्रिपल जल निगम, आरआरबी जेई, जहां पे आप देखेंगे वहां पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा डियर, कटिंग स्पीड, देन फीड, देन डेप्थ ऑफ कट, देन नोज। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें, ये तो मेन फैक्टर थे जो कटिंग स्पीड को, जो टूल लाइफ को अफेक्टेड कर रहे थे। और भी फैक्टर हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशन भी आपका टूल लाइफ को अफेक्टेड करता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, मान लो ऑर्थोगोनल कर रहे हैं, अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग कर रहे हैं तो टूल लाइफ आपकी क्या होगी, कम होगी। और अगर हम लोग ऑब्लिक मशीनिंग कर रहे हैं टूल लाइफ हमारी
तो ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक मशीनिंग भी हमारी क्या होती है, डिपेंड करती है टूल लाइफ पे। जब हमने आपको ये बताया था तो वहां पर भी बताया था। चलिए अब ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वर्कपीस कॉमा ग्रेन साइज ऑफ वर्कपीस। अब इस पर भी टूल लाइफ अफेक्टेड होती है डियर। मान लो कि ये आपका, सॉरी इसे हटाते हैं, मान लीजिए ये वर्कपीस हो गया। अब ये जो मशीनिंग कर रहे थे इसके ग्रेन साइज आपके हैवी थे, हैवी थे। अब हैवी ग्रेन साइज है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, लो स्ट्रेंथ होगा। अब लो स्ट्रेंथ होगा तो इस टाइप के मटेरियल को कट करने के लिए टूल को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब टूल लाइफ ज्यादा होगी। लेकिन अगर दूसरा इसी तरीके का साइज वही रहे लेकिन उसके जो ग्रेन मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे हो जाएं, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल हो जाए, तो उस समय इसको मशीनिंग करने के लिए ज्यादा कटिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस वजह से टूल लाइफ कम हो जाएगी। तो मतलब नेक्स्ट थिंग हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वर्कपीस एंड ग्रेन साइज ऑफ वर्कपीस भी अफेक्ट करेगा टूल लाइफ। आगे बात करते हैं हार्डनेस ऑफ टूल। अब देखो ये जो टूल हमारा लगा है, इस टूल मटेरियल से भी डिपेंड होता है टूल लाइफ। जैसे अगर हम बात करेंगे, हम मान लो स्टील का टूल ले लिए। अब स्टील से ज्यादा हार्ड हमारा होता है सिरेमिक टूल, सिरेमिक हो गया। सिरेमिक से ज्यादा हार्ड हमारा होता है कार्बाइड का टूल, कार्बाइड से ज्यादा हमारा हार्ड होता है CBN का टूल। CBN का मतलब होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। इससे भी ज्यादा हार्ड हमारा होता है डायमंड मटेरियल का टूल। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टूल हार्डनेस। तो मतलब टूल की हार्डनेस भी डिपेंड करती है टूल लाइफ पे। अगर डायमंड का टूल लेंगे तो इसकी टूल लाइफ बहुत ज्यादा होगी, स्टील का लेंगे तो इसकी कम होगी, डायमंड के रिस्पेक्ट ये हमारा होगा। दैट मीन्स हार्डनेस ऑफ टूल भी डिपेंड करेगा टूल लाइफ। आगे टूल एंगल। टूल एंगल तो हमने आपको जब भी बताया था तो साइड कटिंग एज एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, रिलीफ एंगल, सभी एंगल हमारे डिपेंड करते थे टूल लाइफ को कम या ज्यादा करने के लिए, वेरिएशन के। आगे मेथड ऑफ कटिंग, किस कंडीशन में हम कटिंग कर रहे हैं वह भी डिपेंड करेगा, मतलब मेथड ऑफ कटिंग एंड कटिंग कंडीशन भी डिपेंड करेगा टूल लाइफ के लिए। एंड लास्ट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कूलेंट एंड लुब्रिकेंट आर रिक्वायर्ड फॉर डिपेंडिंग टूल लाइफ। कूलेंट एंड लुब्रिकेंट का मतलब क्या होगा डियर, कि जब हम कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट होगी तो कूलेंट आएगा, इस हीट को डिसिपिएट कर देगा, जिससे टूल आपका क्या होगा, ज्यादा गर्म नहीं होने पाएगा, ज्यादा हीट नहीं होने पाएगा, तो टूल लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। साथ में यह लुब्रिकेंट आएगा तो इसके बीच के फ्रिक्शन को कम करेगा, तो जिससे टूल आपका क्या होगा, कम वियर होगा, और कम वियर होगा तो टूल लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। चिप को इजी रिमूव करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए और चिप को इजी रिमूव करने के लिए भी लुब्रिकेंट का यूज करेंगे। तो इस तरह से कूलेंट एंड लुब्रिकेंट भी आपके क्या करेंगे, टूल लाइफ को इफेक्ट करते। अब हम बात करते हैं डियर, चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम बात करते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक सिंपल सा फार्मूला होता है डियर, सिंपल सा फार्मूला होता है Pt की पावर n इज इक्वल टू। यहां पर हमारा क्या होता है, टेलर्स टूल लाइफ आपके ये बताते हैं। टेलर साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कटिंग स्पीड मशीन टाइम के बीच में एक रिलेशन लिया और वही बता दिया कि एक टूल अगर हमारा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितने मिनट या कितने आवर तक चलता, जिसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया Vt की पावर n इज इक्वल टू C, वेयर V आपका क्या हो गया, कटिंग स्पीड ऑफ द टूल, किसमें होगा, मीटर पर मिनट में, और T आपका होता है टाइम ऑफ टूल, यानी कि कितने टाइम तक, यही हमारा क्या होता है, टूल लाइफ या मशीनिंग टाइम। एंड n आपका क्या होता है, देखिए n और c ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। n आपका होता है टेलर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और c आपका होता है टेलर कांस्टेंट, ये दोनों आपके कांस्टेंट होते हैं। n आपका होता है एक्सपोनेंट ऑफ टूल लाइफ या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ऑफ टेलर, और c आपका होता है मशीनिंग कांस्टेंट, और ये दोनों डिपेंड करते हैं, देखो n डिपेंड करता है टूल मटेरियल पे और c डिपेंड करता है वर्कपीस मटेरियल एंड कटिंग कंडीशन।
एन और सी ये दोनों आपके क्या होते हैं, ये होते हैं एक कांस्टेंट नंबर। एन आपका डिपेंड करता है टूल मटेरियल पे और सी आपका डिपेंड करता है वर्कपीस मटेरियल पे। एन और सी की वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, नहीं दी रहती है, तो एन की वैल्यू आपको याद रख लेना है, वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन देखिए, सबसे पहले टूल क्या है, स्टील का बनता है, फिर सिरेमिक का बनता है, फिर कार्बाइड का बनता है, फिर इस तरह से डायमंड का बनता है, डायमंड का बनता है। तो जो एन की वैल्यू होती है डियर, ये अप टू 0.2 तक होती है। यहाँ पे 0.2 से 0.4 के बीच में होती है, यहाँ पे 0.4 से 0.55 के बीच में होती है। ये डेटा थोड़े से वेरी करते हैं। एक बार ये डेटा क्वेश्चन पूछा भी गया है, एन की वैल्यू भी पूछी गई है और डायमंड के लिए 0.9 होता है। तो अभी और इसको हम आगे एक्सप्रेस करेंगे, ये केवल यहाँ पे आपको समझाने के लिए बात कर रहे थे। पहले हम लॉगरिथमिक फार्मूला ऑफ टेलर्स दिखा देते हैं आपको क्या होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि द लॉगरिथमिक फार्मूला ऑफ टेलर्स आर, तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए डियर, लॉगरिथमिक लॉग फार्मूला ऑफ टेलर्स इक्वेशन। तो सपोज करिए टेलर्स इक्वेशन क्या था, वी टी के पावर एन इज इक्वल टू। अब इसका लॉगरिथमिक फार्मूला निकालेंगे तो हम क्या करेंगे डियर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग वी टी की पावर एन इज इक्वल टू लॉग सी। अब देखो लॉग m इंटू एन, अगर इसे हम m मान लें, इसे n मान लें, तो ये हो जाएगा log m प्लस n होता है। log m इंटू एन बराबर log m प्लस n के होता है। यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब ये हो जाएगा log v प्लस log t की पावर n। n आपका ये है, m आपका ये है, इज इक्वल टू log t हो जाएगा। देन देखो log v प्लस, अब log m की पावर n अगर देखें तो ये होता है n log m इज इक्वल टू log c। तो ये जो फार्मूला होता है डियर, यह होता है लॉगरिथमिक फार्मूला ऑफ टेलर्स, टेलर्स का लॉगरिथमिक फार्मूला। इसे भी आपको याद करना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में लॉगरिथमिक फार्मूला भी पूछ सकता है। आगे बात करते हैं लॉगरिथमिक फार्मूले के बाद। देखो यह कटिंग स्पीड हो गई, यह मशीन टाइम हो गया। यदि दो या दो से अधिक वर्कपीस की मशीनिंग करनी है, इफ ऐसे देखिए, इफ V1 and T1 are the cutting velocity and machine time of component 1 or are the cutting velocity and machine time machining time of workpiece 1 and V2 and T2 are next, then टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन हमारी क्या बनेगी डियर, देन टेलर्स, क्योंकि ये पूछा गया है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन इज इक्वल टू आपका होगा V1 इंटू T1 के पावर n इज इक्वल टू V2 इंटू T2 की पावर, ये बनेगा। जहां से हम निकालेंगे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन इसी से आता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, देखिए V2 इधर चला गया, T1 इधर चला जाएगा, T2 अपॉन T1 के पावर में n। पहला फार्मूला तो ये आपको याद रखना है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, देखिए हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, V1 अपॉन V2 की पावर, ये n इधर जाएगा 1/n, इस तरह से याद कर सकते हैं। और एग्जाम में आपको बदलने के लिए कर देगा, तो देखिए T2 अपॉन T1 है, इसको अपोजिट करेंगे, मतलब T1 अपॉन T2 करेंगे तो ये V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखें V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, यह पलट जाएगा, यह किसके हो जाएगा, T1 अपॉन T2 के पावर 1/n
एन, एन आपका उल्टा हो जाएगा, देन यहां से आप निकालेंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 के पावर में। देखिए यहाँ पे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर n, लेकिन यही V2 अपॉन V1 हो जाएगा तो पावर में n। तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ टेलर्स टूल लाइफ आपको याद रखना चाहिए, जिसमें देखिए ये हमने आपको बताया Vt की पावर n इज इक्वल टू C। अब T निकालेंगे। अच्छा, केवल अगर आपको T निकालना है, देखो Vt की पावर n इज इक्वल टू C से अगर T निकालना है तो T की पावर n इज इक्वल टू C अपॉन V हो जाएगा, और T इज इक्वल टू C अपॉन V पावर 1/n। ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, सब इसी से डेरिवेटिव फॉर्म में। अब यहां देखिए ये हमने टेकिंग लॉग कर दिया था, तो log v प्लस एन log t इज इक्वल टू log c आया था। ये लॉगरिथमिक फार्मूला आपका टेलर्स टूल। देखिए टेलर्स टूल लाइफ के लिए जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो फॉर, देखो ये हमारा क्या है, n की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो फॉर हाई कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड टूल, हाई स्पीड स्टील टूल का अगर हम मटेरियल बनाएं, मटेरियल का अगर हम टूल बनाएं या हाई कार्बन स्टील का बनाएं, तो n की वैल्यू डियर हम लोग क्या करेंगे 0.08 से 0.1 या 0.2 तक, मैक्सिमम 0.08 से 0.2 तक n की वैल्यू लेते हैं फॉर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील मटेरियल का टूल। जब हम आगे n की बात करते हैं, जब कार्बाइड मटेरियल का टूल बनाएंगे तो 0.2 से 0.4, वहां थोड़ा उल्टा हो गया था, 0.2 से 0.4 के बीच में n की वैल्यू लेंगे, या 0.2 से 0.6 भी एक बार आया है। वैसे मैक्सिमम आपको इस पर ध्यान देना, एग्जाम में आपको ऐसा आएगा। यह क्वेश्चन भी आया है सिरेमिक के लिए, क्वेश्चन जल निगम 2016 में भी आया था, n की वैल्यू फॉर द सिरेमिक मटेरियल ऑफ टूल। तो कितना होता है डियर 0.4 से 0.55, यही आंसर आपका आया हुआ था। या अगर आपको ये ना मिले तो आप n की वैल्यू इसको भी रख सकते हैं, 0.5 से 0.8 के बीच में रख सकते हैं। और लास्ट आपको बता दें, डायमंड के लिए n की वैल्यू जो आपकी होगी वो होती है 0. सबसे ज्यादा डायमंड के लिए n की वैल्यू, ये हमारा होता है वैल्यू ऑफ। आगे बात करते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ टेलर्स। मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ टेलर्स में कुछ नहीं था डियर, यहां पे हमने फोर्स और टाइम के फॉर्म में इसको लिखा। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा है मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, मतलब F इंटू टी बराबर, ये हमारा वेयर F इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, वेयर F बराबर आपका क्या है, F बराबर आपका है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ये हमारा कुछ नहीं है, कैलकुलेट, देखो ये हमारा कुछ नहीं है, बस केवल आपका एक डेरिवेटिव फार्मूला था, इससे क्वेश्चन आपको नहीं आए। यहाँ आप केवल ये समझिए जैसे कोई क्वेश्चन आपका दे है, कैलकुलेट द कटिंग स्पीड फॉर ए टूल, मतलब हमें V निकालना हो। क्वेश्चन आपका कैसे दिया जाएगा, देखिए कैलकुलेट द कटिंग स्पीड फॉर ए टूल, लाइफ हैव 160 मिनट, है ना। एक ये हमारा क्या है, टाइम आपका क्या है 160 मिनट आपका दिया है। द सेम टूल हैव 9 मिनट, अगर T1 160 है और T2 9 मिनट है, अगला टूल 9 मिनट आपका ले रहा है व्हेन द कटिंग स्पीड एट 250 मीटर पर मिनट, मतलब V2 आपका क्या है 250 मीटर पर मिनट। देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट द कटिंग स्पीड फॉर ए टूल, एक टूल के लिए कटिंग स्पीड V1 ज्ञात करिए जिसका हैव ए टूल लाइफ 160 मिनट, जिसकी टूल लाइफ आपकी क्या है T1 160, एंड द सेम टूल, उसी मटेरियल का दूसरा टूल जो हमारा लिया गया है वह आपका उसकी टूल लाइफ 9 मिनट है, मतलब T2 बराबर 9 मिनट है, व्हेन द कटिंग स्पीड, जब उसकी कटिंग स्पीड 250 मीटर पर मिनट हो, और n की वैल्यू यहां दे दिया। अगर मान लो n की वैल्यू नहीं दिया रहता तो क्वेश्चन में ये कह देगा कि इफ स्टील टूल मटेरियल दे दिया, तो यहां देखो स्टील के लिए n की वैल्यू हम यही लगा देते 0.2। चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे डियर, हम ये जानते हैं Vt की पावर n इज इक्वल टू T। जब V1 और T1 आ जाए तो V1 इंटू T1 के पावर n इज इक्वल टू V2 इंटू T2 की पावर n।
अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, V1 निकालना है। तो V1 बराबर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, T2 अपॉन T1 के पावर n इंटू V2। अब ये हमारा क्या हो गया, V1 निकल गया। V1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू आपके दिया है 9 मिनट अपॉन T1 की वैल्यू 160 के पावर n की वैल्यू आपका दिया है 0.22 इंटू V2 की वैल्यू दिया है 250। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके V1 की वैल्यू मीटर पर मिनट में निकल जाए। तो इस तरीके से हम टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा, ये देखिए इसका सोल्यूशन हमने। चलिए अब क्या था, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था, इन ऑर्थोगोनल कटिंग द डेप्थ ऑफ कट इज 0.5। देखिए डेप्थ ऑफ कट इज 0.5 कॉमा कटिंग स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड इफ द चिप थिकनेस इज 0.75 देन द वेलोसिटी इज। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, इसमें क्या है कि सपोज करिए डेप्थ ऑफ कट आपका 0.5 mm दिया है, कॉमा कटिंग स्पीड CV बराबर 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। इफ द वेलोसिटी, देखिए इफ द चिप थिकनेस मतलब TC बराबर 0.75 देन द वेलोसिटी ऑफ द कटिंग इज फाइंड। तो हम ये जानते हैं R बराबर T अपॉन TC के होता है। यहां से आप क्या करेंगे, चिप थिकनेस रेशियो निकाल लेंगे। चिप थिकनेस रेशियो के लिए देखिए T की वैल्यू कितनी है 0.5 और TC कट चिप थिकनेस कितनी है 0.75। तो जब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 2/3 यानी कि 0.63 ये लगभग R की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप इसको यहां से कटिंग वेलोसिटी आप इसका निकाल लेंगे। देन आफ्टर इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल लगाएंगे। इधर हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल, इधर वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल। बिफोर हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होगा। जैसे मान लो हमने जितना मेटल रिमूवल करना है, देखिए ये सपोज करिए इतना मेटल हमें रिमूव करना था, तो यह जो मेटल आपका है कटिंग होने के पहले जितना था, तो रिमूव होने के बाद भी उसका वॉल्यूम आपका उतना ही रहेगा। तो हम वॉल्यूम की जब बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अनकट मेटल अनकट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कट मेटल। तो अनकट का वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। कटने के पहले लेंथ आप L1 मान लीजिए, विड्थ B1, थिकनेस T1 और कटने के बाद L2, B2 और T2। अब यहां से हम ये जानते हैं T1 अपॉन T2 हमने निकाल लिया है, और हमें विड्थ अगर आपका नहीं दिया है तो यहां से हम क्या निकाल लेते थे, V2 बराबर इस फार्मूले से हम आपको डिराइव करवा के निकाले थे। तो जब वैल्यू रखेंगे तो V1 की वैल्यू आपका दिया है, सीधे हम इसका क्या करते थे, V बराबर निकाल लेते थे। V बराबर आपका क्या होता था, इसके बराबर होता था लेंथ इंटू विड्थ के होता था, इज इक्वल टू जो हमारी चिप वेलोसिटी होती थी या हमारी अनकट वेलोसिटी होती थी। ये T1 अपॉन T2 की वैल्यू हमने कितना निकाला था 0.63 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आती थी 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते। ये हमारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इक्वेशन दिए गए हैं जो हमारे टूल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस में आते। एक मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ का इक्वेशन, बस इसे आप याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन की बात करिएगा, आप ये केवल याद रखिएगा, जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे Vt की पावर n इज इक्वल टू C, तो यहां पे क्या हो जाएगा डियर, Vt की पावर n इज इक्वल टू C तो रहेगा, लेकिन f की पावर a एंड d की पावर b भी, जहां पर f आपका फीड हो जाएगा और d आपका डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। यदि फीड और डेप्थ ऑफ a और b आपके एक कांस्टेंट नंबर दिए रहेंगे जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है टूल और वर्कपीस के मटेरियल पे, जिसकी वैल्यू दी रहेगी। तो ये आपका एक मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ फार्मूला है, इससे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, मे भी अगर बन जाए तो फार्मूला आपको केवल इतना याद रखना है, जैसे टेलर्स के लिए Vt की पावर n इज इक्वल टू C होता है, तो मॉडिफाइड टेलर्स के लिए मॉडिफाइड
टेलर्स के लिए आपका फार्मूला देखो VT की पावर n इंटू, आपको फीड याद रखना है, इंटू डेप्थ आपका चाहे D रखो चाहे T रखो, और फीड की पावर A और इसके पावर B इज टू, ये आपको, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये हमने आपको देखे, ये क्या है, इफ द फाउंड कटिंग स्पीड है द ग्रेटर इफेक्ट, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कटिंग स्पीड के फॉर्म में सॉल्व करवा दिया था कि कटिंग वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है टेलर्स टूल लाइफ के लिए। कटिंग वेलोसिटी के बाद फीड आपका इफेक्टेड होती है, देन डेप्थ ऑफ कट होती है, देन आपका नोड रेडियस होता है। ये आपका हो गया डियर टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, जिससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसे आपको होमवर्क की तरह आपको सॉल्व करना है। टेलर्स टूल लाइफ के ये क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, ये जो हमारे क्या हैं, इन मशीनिंग ऑपरेशन डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूस द टूल लाइफ 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड इज। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, देखिए इन मशीनिंग ऑपरेशन डबलिंग द कटिंग स्पीड, यदि V1 बराबर हमारा V था और V2 बराबर हमारा क्या हो जाए 2V हो जाए, कॉमा रिड्यूस द टूल लाइफ इज 1/8, यदि T1 बराबर T था, T1 बराबर T था और T2 बराबर T/8 हो जाए, तो फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, VT की पावर n इज इक्वल टू C, तो V1 इंटू T1 के पावर n इज इक्वल टू V2 इंटू T2 के पावर n कर लेंगे। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए V1 अपान V2 इज इक्वल टू T2 अपान T1 की पावर n कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या है, V1 और V2 की वैल्यू हमारी कितने, V1 बराबर V था, V2 बराबर 2V हो गया, तो V अपान 2V की पावर, ये 1 तो रहेगा, 1 अंडरस्टूड है, इज इक्वल टू T2 बराबर, T1 बराबर हमने कितना लिया था, T लिया था, और T2 बराबर T/8, ये हो गया T/8 इंटू नीचे T रहेगा कि पावर n। इसको हम लोग ऐसे T से T कैंसिल आउट कर देंगे, V से V कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा डियर, 1/2 इज इक्वल टू 1/8 की पावर n, इस तरीके से आ जाएगा। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 8 के पावर 1/n भी कर सकते हैं, चाहे हम यहीं से कर दें। देखिए 1/2, आप इसको n की वैल्यू आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1/2 के पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 अगर आप करोगे तो ये 2 का क्यूब है 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मतलब ये हमारा है, ये 3n हो जाएगा। यहाँ से देखो 1/2 मतलब दोनों अगर आपके बेस कॉमन है तो इसकी जो है, जो हमारी पावर होती है वो सेम हो जाती है, मतलब यहाँ से 3n इज इक्वल टू 1 हो गया, n बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से n की वैल्यू हम फाइंड कर लें। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, इसमें आपका क्या था, मशीन टाइम दिया था, कटिंग वेलोसिटी आपका डबल कर दिया था, मशीन टाइम 1/8 हो गया था, आपका n की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सेम उसी तरीके से आपका n बाई कितना आएगा, n की वैल्यू 1/3 आएगा। तो इस तरीके से डियर आपने देखा टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, इसके फार्मूले से भी आते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे मशीनिंग में अफेक्टेड होंगे उनसे भी आते हैं। तो इस तरीके से माय डियर हमने आज के लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे डियर, कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जैसे मशीन एबिलिटी क्या होता है, मशीन एबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, रीग्राइंडिंग टाइम क्या होता है और टूल चेंजिंग टाइम क्या होता है, कटिंग कॉस्ट क्या होती है, इन सब को हम लोग क्या करेंगे डियर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।